प्यारे साथियों नमस्कार। मैं योगेश शर्मा आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विथ मी में। साथियों लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करनी शुरू की थी किसके ऊपर, अंकेक्षण पर, और अपन ने बीड़ा उठाया था स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसमें जो ऑडिट का आपका पार्ट लग रहा है उसके महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको शानदार तरीके से कवर करवाने का उसी क्रम में आज की अपनी क्लास रहने वाली है। साथियों आज की अपन क्लास में डिस्कस करेंगे ऑडिट से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन अपना रहने वाला है अंकेक्षण की योग्यता व अयोग्यता से संबंधित धारा अपन डिस्कस करेंगे 141। जी हाँ सर, ये क्या बात हुई, सेक्शन 139 अपन को पहले पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, अपन पहले 141 को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 141 में दे रखी है अंकेक्षक की योग्यता और अयोग्यता, एबिलिटी और डिसएबिलिटी को बताया गया है। किसके बारे में? ऑडिटर के बारे में। ऑडिटर की क्या योग्यता होती है और क्या अयोग्यता होती है उसके संदर्भ में बताया गया। तो हमें ध्यान ये रखना है कि आप 139 में दे रखी है अंकेक्षक की नियुक्ति, तो नियुक्त कौन होगा, उस व्यक्ति की क्या योग्यताएं हैं, पहले हम योग्यता और अयोग्यता को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 139 को। क्लियर है? आज की क्लास में मैं प्रयास करूंगा ये सेक्शन, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान हैं वो आज की क्लास में ही आपको याद हो जाएं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। देखिएगा साथियों, सेक्शन 141 है, इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स में अपन डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। एक तो पार्ट हो जाएगा अंकेक्षक की योग्यता का, एक पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे अंकेक्षक की किसको, योग्यता को, एबिलिटी क्या है, और एक पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे अंकेक्षक की अयोग्यता, यानी अंकेक्षक किसे तो नियुक्त किया जा सकता है और किसे अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो योग्यता से संबंधित अगर मैं सब सेक्शंस की बात करूं, अब देखिएगा प्रश्न ये है, सभी जो साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सर सेक्शंस कितने करटे, कितने सेक्शंस को अपन प्रिपेयर करें। तो ध्यान रखिएगा सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं उनको अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। सारे सेक्शंस किसी को याद नहीं रहते, प्रयास ये रहता है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको अपन कवर करें। तो 141 के दो सेक्शंस में, सब सेक्शंस में डिवाइड करता हूं। एक तो सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1 और एक 141 का सब सेक्शन 2, इनके अंतर्गत तो दी गई है अंकेक्षक की योग्यता। क्या दी गई है? अंकेक्षक की योग्यता। और बच गए दो सब सेक्शन, जिसमें सब सेक्शन 141(3) और सब सेक्शन 141(4), इसमें दी गई है अंकेक्षक की अयोग्यता। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा अंकेक्षक की योग्यता और अयोग्यता कौन से सेक्शन में दी गई है? 141 में। इसके अंतर्गत अपन को यह बताया गया है कि इस संदर्भ में कि सेक्शन 141 1 और 2 में दी गई है योग्यता और 3 और 4 में क्या दी गई है? अयोग्यता दी गई है। इसके बाद में अपन डिस्कस करें कि इस संदर्भ में कि 141 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 141 1 में क्या है, वो बातें मैं यहां लिख रहा हूं। आराम से तसल्लीपूर्ण तरीके से इसको सुनिएगा, समझिएगा और कवर करने का प्रयास कीजिएगा। नंबर एक बात, सबसे पहली बात अपन करें तो अंकेक्षक की योग्यता के बारे में क्या बताया गया साथियों? सबसे पहली योग्यता अंकेक्षक है वो सीए होना जरूरी है। सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट किसका सदस्य होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI का जो क्या हो, सदस्य हो, पहली बात। दूसरी बात जो है उसके पास किसका सर्टिफिकेट हो? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग, यानी सीपीओ उसके पास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सीपीओ होना जरूरी है। और तीसरी बात, वो व्यक्ति पूर्णतः अभ्यासरत होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है सीए हो और सीए होने के साथ साथ वो व्यक्ति प्रैक्टिसिंग सीए होना जरूरी है, वो भी पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। ऐसा व्यक्ति जिसका काम ही क्या होता है, मतलब प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिसिंग और जॉब में, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिएगा, जॉब करने वाला व्यक्ति है वो किसी के यहां अधीन रह करके काम करेगा, जबकि प्रैक्टिसिंग करने वाला व्यक्ति है वो खुला अपना काम करेगा।
तो यहाँ पहली योग्यता जो आपको बताई गई है कि करने वाला व्यक्ति कौन होगा, चार्टेड अकाउंटेंट होगा। दूसरा, उसके पास सीपीओ होगा, यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग उसके पास होना चाहिए। ये साथियों उस व्यक्ति को लेना पड़ेगा जो व्यक्ति अभ्यास करना चाहता है, जो अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है। क्लियर, पहली योग्यता आपकी क्लियर हो गई। सेकंड योग्यता की मैं बात करता हूं इस संदर्भ में, तो सेकंड अपनी योग्यता यह है कि आप सीए के अलावा यहां अंकेक्षक के रूप में अपॉइंट कर सकते हो, किसी साझेदारी फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हो और एलएलपी को भी अपॉइंट कर सकते हो। यानी यहां पर नंबर एक, अगर व्यक्ति अपॉइंट कर रहे हो तो वो कौन होना चाहिए, सीए होना चाहिए। और इसके अलावा आप अपॉइंट कर सकते हो साथियों किसको, फर्म को प्लस एलएलपी को। अब एलएलपी क्या है, एलएलपी क्या है, एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। ये साझेदारी का ही एक रूप है जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित होता है और ये एक तरीके का निगमित निकाय है, कंपनी का एक शॉर्ट रूप है, उसको अपन एलएलपी बोलते हैं। तो इसे भी आप क्या कर सकते हो, अंकेक्षक के रूप में फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हो। शर्त क्या है, इसके ज्यादातर जो मेंबर हैं, ज्यादातर जो सदस्य हैं, अच्छा साझेदारी में सदस्य क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं, वो साथियों क्या होने जरूरी हैं, सीए होने जरूरी हैं, प्रैक्टिसिंग सीए होने जरूरी है, प्रैक्टिसिंग सीए होने जरूरी है, ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है। तो मैंने आपको 141(1) में दो महत्वपूर्ण बातें बताई। अकेले व्यक्ति को अपॉइंट कर रहे हो तो वो सीए हो और उसके पास सीपीओ का क्या हो, सर्टिफिकेट हो। अगर आप फर्म और एलएलपी को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके ज्यादातर सदस्य हैं वो क्या होने जरूरी है, सीए होने क्या है, जरूरी है। क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूं 141(2) के संदर्भ में। तो साथियों 141(2) में जो योग्यता दे रखी है वो स्पष्ट कर रखी है। क्या योग्यता दे रखी है, यहां पर ये दे रखा है, अपन ने कल एक सेक्शन को डिस्कस किया था, सेक्शन था 145। सेक्शन कौन सा था, 145। साथियों क्या देख रहे हो, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं है, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं वो डिजिटल बोर्ड वाले कंटेंट से बहुत ज्यादा शानदार है। तो सब कुछ आएगा, आप लोगों का साथ है तो डिजिटल बोर्ड भी आएगा, सारी समस्याओं का समाधान होगा। बस आप यूं ही साथ में बने रहिए और शानदार जो कंटेंट आपको जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसमें हमारा हौसला है वो अफजाई करते रहिएगा, उसको बढ़ाते रहिएगा। 145 की मैं बात कर रहा था, तो सेक्शन 145 के संदर्भ की मैं बात कर रहा हूं। 145 में था ऑडिट रिपोर्ट, यानी अंकेक्षण प्रतिवेदन। अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर के बारे में बात की गई है, सिग्नेचर ऑन ऑडिट रिपोर्ट की बात की गई है, उसी से संबंधित सेक्शन 141(2) बताया गया। इसमें योग्यता यह बताई गई है कि अगर फर्म या एलएलपी ऑडिट कर रही है, अगर फर्म या एलएलपी ऑडिट कर रही है तो ऐसी स्थिति में सिग्नेचर वही साझेदार करेगा जो क्या है, सीए है। क्या कहा मैंने, ऐसी स्थिति में सिग्नेचर वही साझेदार करेगा जो साझेदार क्या है, सीए है। यह बात कही गई है सेक्शन 141(2) के अंतर्गत। बोलेगा ये दोनों सेक्शंस के सब सेक्शन आपके कवर हो गए क्या, अपने साथियों दो बातें क्लियर कर ली, 141(1) और 141(2). ध्यान रखिएगा 141(2) में जो बात लिखी गई है वो किससे मैच होती है, सेक्शन 145 में जो बात कही गई है उससे मैच होती है। सेक्शन 145 में क्या बात कही गई उसको मैं क्लियर कर देता हूं। उसमें कहा गया है अंकेक्षक रिपोर्ट पर वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा, वही व्यक्ति सिग्नेचर करेगा जिसको साझेदार के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, जिसको साझेदार के रूप में अपॉइंट किया गया है। यह बात हो गई किसकी, अंकेक्षक की योग्यता के बारे में। अब अपन बात करते हैं अंकेक्षक की अयोग्यता की। साथियों अंकेक्षक की अयोग्यता को बताया गया है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में, सेक्शन 141 सब सेक्शन 4 में। क्या क्या बातें यहां बताई गई हैं, आपको सब सेक्शंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो बातें मैं बता रहा हूं उन बातों को विशेष तौर पर अपने दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट करना है। देखिएगा पहला पॉइंट जो यहां लिखा गया है, जो मैं लिख रहा हूं, अगर सीए मिलकर के कोई निगमित निकाय बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, निगमित निकाय। सर निगमित निकाय का मतलब क्या होता है,
एक ऐसा स्वरूप जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व हो। कंपनी, अगर सीए मिलकर के कंपनी का निर्माण कर लेते हैं तो साथियों ध्यान रखिएगा, कंपनी कभी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती है। यह बात अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी सीए मिलकर के अगर निगमित निकाय बना लेते हैं तो वो कभी भी कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाएगी, नंबर एक बात। लेकिन इसका अपवाद है, वो क्या है? एलएलपी है। एलएलपी देखिएगा निगमित निकाय है, इसके सदस्य साझेदारों का दायित्व सीमित है, लेकिन फिर भी इसके सदस्य या ये ऑडिट के लिए नियुक्त हो सकती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया हो। अब दूसरा पॉइंट मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं, उसको आपको समझना है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर सीए मिलकर के कोई निगमित निकाय बना लेते हैं तो वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। साथियों सेकंड बात इसके संदर्भ में अगर मैं लिखता हूं तो कंपनी के, ध्यान रखिएगा, कंपनी के एक तो कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी प्लस कंपनी के कौन है? अधिकारी। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ये कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकते। जिस कंपनी की ऑडिट की बात चल रही है उसी कंपनी के एक तो कौन है? जो ओनर है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं जो बड़े अधिकारी हैं, जिसमें एमडी आता है, जिसमें डायरेक्टर्स आते हैं, जिसमें मैनेजमेंट बोर्ड के सदस्य आते हैं, वो व्यक्ति हैं, वो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। दूसरा, उस कंपनी का कर्मचारी। सीधे तौर पर मैं बात करूं तो कंपनी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसका कंपनी से संबंध है वो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता है। इस बात को तीसरा पॉइंट ज्यादा बढ़िया तरीके से कवर कर रहा है। क्या कह रहा है? इसमें तो दिया गया कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी है वो कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। अगले पॉइंट में बताया गया है कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी का साझेदार या कर्मचारी भी ऑडिट नहीं कर सकता। अब यहां से कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, कुछ अयोग्यता निकल के आ रही है। अधिकारी है, उसका साझेदार है, वो ऑडिट नहीं कर सकता। अधिकारी है, उसका कर्मचारी है, वो ऑडिट नहीं कर सकता। आपके यहां का कर्मचारी है, उसका साझेदार ऑडिट नहीं कर सकता, और कर्मचारी का कर्मचारी भी ऑडिट अंकेक्षण नहीं कर सकता। क्या अयोग्यताएं बताई मैंने? 4 अयोग्यताएं बताई। अधिकारी है, उसका अगर कोई साझेदार है वो ऑडिट नहीं कर सकता। अधिकारी है, उसका कोई कर्मचारी है, वो ऑडिट नहीं कर सकता। आपके यहां पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कर्मचारी है, उसका साझेदार या कर्मचारी है, वो भी ऑडिट नहीं कर सकता। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। बोलिएगा ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए क्या? पहला पॉइंट अपने इसके संदर्भ में बताया, अगर साझेदार मिलकर के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर के कोई निगमित निकाय बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं, तो वो ऑडिट नहीं कर सकते। कर्मचारी या अधिकारी हैं वो खुद ऑडिट नहीं कर सकते। अधिकारी कर्मचारी का साझेदार या उसका कोई कर्मचारी है वो भी कंपनी का अंकेक्षण है वो नहीं कर सकते। क्लियर? ये पॉइंट अगर आपने क्लियर कर लिया हो तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपके इसके साथ डिस्कस कर रहा हूं। चौथा जो पॉइंट इसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो क्या है? अगला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, उसको अपन को दिमाग में रखना है। मान लीजिएगा कोई कंपनी है और वो अंश जारी करती है। अब अंश जारी करने वाली कंपनी कौन सी होगी? सार्वजनिक कंपनी होगी। सार्वजनिक कंपनी के किसी व्यक्ति ने या तो क्या क्रय किए हो, मुझे बताओ, अंश क्रय किए हो, या तो खुद ने क्रय किए हो या उसके किसी रिश्तेदार ने या साझेदार ने क्या क्रय किए गए हो, अंश क्रय किए गए हो। यानी मैं यहां लिख देता हूं कि कंपनी की मैं एक शब्द काम में ले रहा हूं साथियों, प्रतिभूतियां। अब प्रतिभूतियों में मूलतः अपन बात किसकी कर रहे हैं? अंशों की कर रहे हैं। अगर कंपनी की प्रतिभूतियां क्या कर रखी हो? धारण कर रखी हो। क्या कर रखी हो? धारण कर रखी हो। अब ये टेक्निकल शब्दावली है, इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। सीधी सी बात है,
अगर किसी व्यक्ति खुद ने, उसके रिश्तेदार ने, उसके साझेदार ने किसी कंपनी के अंशों को खरीद रखा तो वो व्यक्ति कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता। अब बात यहां ये करते हैं कि मैंने किस किस की बात की। एक तो व्यक्ति स्वयं तो उस कंपनी का 1 रुपए का भी शेयर नहीं खरीदेगा। बात करते हैं साझेदार के बारे में, तो साझेदार भी उसके बारे में कोई चीज क्रय नहीं कर सकता। बात करते हैं रिश्तेदार की, तो साथियों रिश्तेदार के बारे में आपको थोड़ा सा समझना होगा। रिश्तेदार को यहां एक छूट दी गई है। कंपनी में अगर उसका कोई रिश्तेदार है, वो उस कंपनी के अंशों को धारण कर सकता है, प्रतिभूतियों को धारित कर सकता है। किस वैल्यू तक आपको ध्यान रखना है, रिश्तेदार 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को धारित कर सकता है। कितने की फेस वैल्यू तक की? रिश्तेदार 1 लाख रुपए तक की प्रतिभूतियों को धारित कर सकता है। ये ध्यान रखने वाली बात है अपन को। अब बात ये रहेगी, अगर मान लो कोई व्यक्ति जब अपॉइंट हुआ था और उसके रिश्तेदार के पास 1.5 लाख रुपए की क्या है, प्रतिभूतियां हैं, तो क्या वो व्यक्ति उसका ऑडिट कर ही नहीं पाएगा क्या? ऑप्शन है। अगर इससे ज्यादा के प्रतिभूतियां रिश्तेदार ने धारित कर रखी है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो 60 दिन में इस गलती का सुधार करे। वो 60 दिन में इस गलती का क्या करे? सुधार करे। ऐसा ऑप्शन उसके पास क्या रहेगा? उपलब्ध रहेगा। बात क्लियर है क्या? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूं कि रिश्तेदारों में कौन शामिल होते हैं। रिश्तेदारों में आखिर शामिल कौन होंगे? मेंबर्स की मैं बात करता हूं तो कौन शामिल होंगे? तो साथियों अगर एचयूएफ की अपन बात कर लें, अनडिवाइडेड जो हिंदू परिवार है उसमें तो पूरे के पूरे परिवार के सदस्य आ जाएंगे। बाकी अगर नॉर्मल व्यक्ति की बात करूं, जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मैं किसी कंपनी को ऑडिट करने जा रहा हूं, तो यहां रिश्तेदारों के संदर्भ में किन किन को शामिल किया जाएगा? रिश्तेदारों में शामिल किया जाएगा, देखिएगा, एक तो शामिल किया जाएगा खुद की वाइफ को, पत्नी को, प्लस एक शामिल किया जाएगा फादर, पिताजी को, एक शामिल किया जाएगा मदर, किसको? माताजी को, एक शामिल किया जाएगा ब्रदर, भाई को, एक शामिल किया जाएगा किसको? सिस्टर को। कितने मेंबर्स हो गए अपने पास? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ। इसके अलावा शामिल किया जाता है सन को, सन यानी पुत्र को, ठीक है। इसके अलावा शामिल किया जाता है डॉटर को। किसको शामिल किया जाता है? डॉटर को। इसके अलावा अगर पत्नी पुत्र है और वो शादीशुदा है तो उसकी वाइफ को, यानी सन की क्या हो गई? वाइफ, और डॉटर का क्या हो गया? हस्बैंड। तो कितने मेंबर हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 ये प्लस वाइफ। कुल कितने रिश्तेदारों की अपन बात करते हैं? 9 रिश्तेदारों की बात करते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। वाइफ, दूसरा फादर मदर, तीसरा ब्रदर सिस्टर, चौथा सन डॉटर, और पांचवा है अगर सन है तो सन की वाइफ आ गई, और डॉटर है तो डॉटर का कौन आ गया? हस्बैंड आ गया। इन सब को अपन किस कैटेगरी में रखते हैं? रिश्तेदारों की कैटेगरी में रखते हैं। तो साथियों इतनी चीज को आप नोट कीजिएगा। फिर अपन आगे की बात कर रहे हैं कि इसके अलावा और कौन सी अयोग्यता है वो अपनी बच रही है, इसके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। तो इतने पॉइंट्स को आप नोट कीजिएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो अयोग्यता में और ऐसा कौन सा पॉइंट रह गया जिससे संबंधित एग्जामिनर अपन से प्रश्न पूछ सकता है? साथियों ये अपन ने बात कर ली किसके बारे में? 1 लाख रुपए की सीमा है, वो प्रतिभूतियां धारण करने के संदर्भ में सीमा निर्धारित की गई है। अगर कोई व्यक्ति, उसका रिश्तेदार, उसका साझेदार किसी कंपनी से ऋणग्रस्त है, ऋण दे रखा हो या इस प्रकार का कोई एक्टिविटीज उन्होंने कर रखी हो जिसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 5 लाख रुपए,
यानी किसी व्यक्ति ने कंपनी को ऋण दे रखा हो, इससे संबंधित बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कितने लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए की है, तो वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, वो कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, लोन के रिलेटेड आपको बता दिया। अच्छा, ये सीमा सिर्फ कंपनी खुद पर ही लागू नहीं होती है, कंपनी के संदर्भ की अपन बात करें तो उसकी जो सहायक कंपनी है, सब्सिडरी जो कंपनी है, अगर उसके साथ भी ऐसा कोई रिलेशन हो तो भी उस चीज को अपन धारण नहीं कर सकते हैं। क्लियर। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि ऋण की सीमा कितने की दे रखी है, 5 लाख रुपए की दे रखी है। इसके अलावा और ऐसा कोई पॉइंट जिससे प्रश्न बन रहा हो, एक साथियों ऑडिटर पर कुछ पाबंदियां एक्स्ट्रा भी लगाई गई, जैसे एक ऑडिटर, एक अंकेक्षक एक बार में अधिकतम 20 कंपनियों की ऑडिट कर सकता है। कितनी कंपनी ऑडिट कर सकता है, 20 कंपनियों की। तो एक अयोग्यता मैं यहां लिख रहा हूं, अधिकतम कितनी ऑडिट संभव है, अधिकतम एक बार में 20 कंपनियों का एक अंकेक्षक, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के संदर्भ की अपन बात करें तो वो क्या कर सकता है, अंकेक्षण कर सकता है। क्लियर। अब ये सीमा क्या साझेदारी फर्म पर भी लागू होती है क्या, ये सीमा क्या साझेदारी फर्म पर भी लागू होती है क्या, तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी साझेदारी फर्म में 3 साझेदार हैं, तो बताओ उनकी ऑडिट की सीमा कितनी होगी, 20 गुणा 3, कितनी कंपनियों को ऑडिट कर सकते हैं बताओ भाई, वो 60 कंपनियों को ऑडिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पष्ट चीज मैं आपको और कर देता हूं कि कर ऑडिट की अपन बात करें, कर ऑडिट का मतलब हो गया टैक्स ऑडिट की बात करें तो एक व्यक्ति, एक सीए एक बार में 60 टैक्स ऑडिट कर सकता है। कर ऑडिट तो कितने कर सकता है, 60, नॉर्मल ऑडिट कितने कर सकता है, 20 कर सकता है। अब ये 20 की जो सीमा लागू की गई है ये साथियों बड़ी कंपनियों पर है, कुछ कंपनियों को इस सीमा से बाहर रखा गया है। मैं उनकी बात बता देता हूं कि वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको इससे बाहर रखा गया है। ये चीजें आपने नोट कर ली होगी तो इसको मैं साफ कर रहा हूं। देखिएगा कुछ कंपनियों को इस सीमा जो शब्दावली है उससे बाहर रखा गया है। जैसे एक तो आपको ध्यान में रखना है कि इन 20 कंपनियों में ओपीसी शामिल नहीं होगी। ओपीसी का मतलब हो गया एक व्यक्ति वाली कंपनी। कौन सी कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी। अच्छा ये क्या है, ये एक निजी कंपनी का छोटा स्वरूप है और इसमें लघु कंपनी शामिल नहीं होगी। कौन सी कंपनी शामिल नहीं होगी, लघु कंपनी शामिल नहीं होगी। इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें निष्क्रिय कंपनी शामिल नहीं होगी। कौन सी कंपनी शामिल नहीं होगी, निष्क्रिय कंपनी। निष्क्रिय कंपनी का मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है लेकिन जो व्यापार में एक्टिव नहीं है, एट प्रेजेंट एक्टिव नहीं है, उसको निष्क्रिय अपन बोल रहे हैं। एक ओपीसी के बारे में मैंने बता दिया, ऐसी कंपनी जिसमें सदस्य की संख्या अधिकतम 1 होती है। लघु कंपनी की बात करें तो लघु कंपनी को थोड़ा सा हमें समझना होगा। इसका रीजन है क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट क्या हुआ देखिएगा साथियों, लघु कंपनी को परिभाषित किया गया है कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 और सब सेक्शन 85 में। कहां बताया गया है, 85 में। यह बताया गया है जिस कंपनी की प्रदत्त पूंजी कितनी निर्धारित की गई थी, 50 लाख, 50 लाख से अधिक नहीं हो, और उसका टर्नओवर का मतलब विक्रय, वो कितने से ज्यादा नहीं हो बताओ, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, उस कंपनी को क्या कहा गया था, लघु कंपनी कहा गया था। लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसमें चेंज किया गया। वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है लघु कंपनी वो होगी, ये चेंज कब किया गया, वर्ष 2021-22 में चेंज किया गया। लघु कंपनी वो होगी जिसकी साथियों प्रदत्त पूंजी है वो तो कितने से ज्यादा नहीं होगी, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, और जिसका टर्नओवर है वो कितने से ज्यादा नहीं होगा, 20 करोड़ से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात होगी किसके बारे में, लघु कंपनी के संदर्भ में। एक तो ये ध्यान में रखना है। अपने कौन कौन सी योग्यता पढ़ ली, अगर सीए मिलकर के कोई कंपनी बनाते हैं तो वो ऑडिट नहीं कर सकते। कंपनी का कर्मचारी और अधिकारी है वो ऑडिट नहीं कर सकता। कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी के साझेदार और कर्मचारी हैं वो ऑडिट नहीं कर सकते। कंपनी के अगर आपने कुछ प्रतिभूतियां धारण कर रखी हो व्यक्ति खुद ने,
साझेदार ने, रिश्तेदार ने 1 लाख से अधिक है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। रिश्तेदार को छूट है, भी ध्यान रखिएगा, रिश्तेदार 1 लाख रुपए तक के अंकित मूल्य के अंश हैं वो धारित कर सकता है। कंपनी से अगर ऋण ले रखा हो इसके संदर्भ में या ऋण के संदर्भ में कोई भी व्यवहार कर रखा हो तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक ऑडिटर मैक्सिमम एक साथ 20 कंपनियों का ऑडिट कर सकता है। दूसरा, अपन बात करें तो फर्म के बारे में बात करें, जितने सदस्य होंगे उसको इस हिसाब से गुणा कर दिया जाएगा। अब ये 20 की जो सीमा है उसमें एक तो ओपीसी शामिल नहीं होती, लघु कंपनी शामिल नहीं होती और निष्क्रिय कंपनी शामिल नहीं होती। और क्या कोई ऐसी योग्यता है जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है? तो साथियों, एक आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। सेक्शन 144 धारा 144 धारा 144 में अंकेक्षक द्वारा नए प्रदान की जाने वाली सेवाएं बताई गई। ऐसी सेवाएं जो अंकेक्षक एक फर्म को प्रदान नहीं कर सकता, अगर उनमें से कोई भी सेवा वो प्रदान कर रहा है, वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जैसे मैं आपको बता देता हूं। अगर अंकेक्षक कंपनी के यहां खाते तैयार करने में सुविधा सेवा प्रदान कर रहा है, प्रबंधकों को वित्त से संबंधित सलाह उपलब्ध करवा रहा है, मैनेजमेंट से संबंधित कोई सहायता उपलब्ध करवा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, आप ऐसे व्यक्ति को अंकेक्षक नियुक्त नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारी योग्यताएं हैं जिनको किसके अंतर्गत बताया गया है, जिसको बताया गया है कंपनी अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत। इसके साथ साथ 144 के भी कुछ प्रावधान मैंने आपको बताए हैं। साथियों, ये आपकी योग्यता और अयोग्यता का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।